आप पिछले 14 महीने से यात्रा कर रहे हैं, स्वराज यात्रा आपकी जारी है और ज़ाहिर है आप ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे गाँव में गए होंगे जहाँ पे मीडिया नहीं पहुँच पाती है। क्या सबक मिला आपको अभी तक? अगर आप 15 महीने गांव-गांव जाएंगे तो आपको बहुतेरी ऐसी बातें पता चलेंगी जो कि पब्लिक डोमेन में एक तरीके से है, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड में है या बुक्स में है, डेटा में है, लोगों की चर्चा में नहीं है। बेरोज़गारी और पलायन बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके लिए आपको बिहार के गांव में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आप दिल्ली में बैठकर भी बात कर सकते हैं। लेकिन जब गांव में आप जाते हैं तो आपको इन समस्याओं की विकरालता का, इसके सामाजिक आर्थिक पहलुओं की समझ बनती है। जैसे पलायन है, सामान्यतः लोगों की समझ ये है कि बिहार में पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इससे ज़्यादातर गरीब लोग प्रभावित हैं क्योंकि लोग बाहर मजदूरी करने जाते हैं। लेकिन जब आप गांव में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऐसी समस्या है जिससे समाज का कोई वर्ग अछूता नहीं है। अगर आप गरीब घर के हैं तो आपके बच्चे मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं। अगर आप आर्थिक तौर पर थोड़े समृद्ध हैं तो आपके बच्चे पढ़ाई करने के लिए या नौकरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं। अगर आप गांव में जाएंगे तो आपको सिर्फ महिलाएं मिलेंगी, बच्चे मिलेंगे और बूढ़े लोग मिलेंगे। करीब 40 से 50% जो नवयुवक हैं वो बिहार के बाहर रह रहे हैं। जिन प्रखंडों में, पंचायतों में बाढ़ की समस्या है वहाँ पर ये 70-80% भी हो सकता है। पलायन यहाँ के जीवन की सच्चाई बन गई है। इसका सामाजिक पहलू ये है कि लोगों के मन से धीरे धीरे, चूँकि इतने लंबे समय से पलायन इतना बड़ा मुद्दा रहा है, परिवार की जो संकल्पना है वही ख़त्म हो गई है। शायद ही कोई गांव में आपको ऐसा घर मिलेगा जिसमें ये 3 पीढ़ियों के लोग साथ में रह रहे हों। जो बेरोज़गारी है, वो बेरोज़गारी सिर्फ यहाँ पर उन लोगों की समस्या नहीं जो युवा है या जो गरीब है। जो यहाँ समृद्ध लोग हैं, जो किसान हैं, जिनके पास कुछ ज़मीन है, कुछ छोटे मोटे व्यवसाय हैं, वो भी नौकरियों के लिए, अपने बच्चों के नौकरियों के लिए उतने ही परेशान हैं। जब भी बिहार की सिंचाई की बात होगी, खेती की बात होगी तो लोग बाढ़ की बात करेंगे। बिहार में 50% ज़मीन जो है वो बाढ़ की समस्या वहाँ पर है, यहाँ बाढ़ आने की संभावना रहती है। लेकिन जो बाकी का 50% है उसका आधा ज़मीन जल जमाव और सूखे से प्रभावित है। तो जितनी बड़ी समस्या, जितना आर्थिक सामाजिक नुकसान बाढ़ से है, करीब करीब उतना ही बड़ा नुकसान जल जमाव और सूखे से भी है, लेकिन उसकी चर्चा उतनी नहीं होती है। तो इसका कोई राज्य सरकारें जितनी आई हैं उनकी पॉलिसी में कोई झलक है कि इसका समाधान कैसे नहीं, किया जाए? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए सरकारों में इसकी झलक तो तब दिखेगी जब समाज में वो चेतना आए, समाज में ये मुद्दा बने, तभी। देखिए राजनीतिक मुद्दा तो वही बनता है जो समाज में मुद्दा होता है। समाज में एक तरीके से इस बात की स्वीकार्यता हो गई है कि जो हमारा बच्चा बड़ा होगा, जवान होगा तो वो बाहर नौकरी करने जाएगा, और लोगों ने उसको अपने जीवन की सच्चाई मान ली है। इसलिए ये यहाँ बहुत बहुत सबसे बड़ा मुद्दा होते हुए भी ये कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जबकि ये बहुत बड़ा ब्रेन ड्रेन है सिर्फ ना? ब्रेन ड्रेन नहीं है, पलायन के अन्य पहलू क्या है? सिर्फ लोग यहाँ से नहीं जा रहे हैं, लोगों जो यहाँ से पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो जा रहे हैं। और इसके साथ साथ बिहार से बहुत बड़ा पूंजी का पलायन हो रहा है। यहाँ पर जो लोग बचत करते हैं, जो बैंकों में पैसा जमा करते हैं, जिसकी चर्चा कहीं नहीं होती है, आपको माइग्रेशन या डिस्ट्रेस जो पॉवर्टी दिखती है, उसका एक कारण है कि पलायन हर पहलू से पलायन है। बुद्धि का पलायन है, शरीर का पलायन है, पूंजी का पलायन है। तो यहाँ पर जो बच गया वो बिल्कुल जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना बुद्धि है, ना पूंजी है, ना शारीरिक श्रम की ताकत है। आप बूढ़े हो गए तो आप बिहार में हैं। अगर शारीरिक श्रम करने की आपकी क्षमता है तो आप बाहर गए हैं। अगर आपके पास पढ़ाई की क्षमता है तो आप बाहर गए हैं। अगर आपके पास पैसा है बिजनेस व्यापार करने के लिए तो आप बाहर गए हैं। तो बिहार में बचा कौन? मेजॉरिटी वो लोग बचे हैं जो पूरी तरीके से सरकारी व्यवस्था पर डिपेंडेंट हैं। तो आप जो अभी यात्रा इतने दिनों से कर रहे हैं, इसमें कुछ समाधान भी ढूंढ रहे हैं कि क्या क्या इसका नहीं, समाधान? बिल्कुल समाधान। देखिए बिहार की सारी समस्याओं का जब अगर आप समाधान की बात करेंगे, सबसे पहले आपको डायग्नोसिस करनी है कि ये समस्या है क्यों। इतने पीछे होने की जो मूल वजह मुझे समझ में आती है वो ये है कि बिहार के लोग अपनी समस्याओं से अवगत हैं, लेकिन जब वो वोट करने जाते हैं तो बिहार में जो वोट पिछले 30 साल से हो रहा है वो सिर्फ 4 ही मुद्दे पर हो रहा है। पहला मुद्दा लोगों को के मन में वो जाति का एक असर है। उसका भले कुछ भला ना हो, भले उसके जाति का नेता उसके लिए कुछ ना कर रहा हो, लेकिन लोगों को लगता है कि मेरे जाति के आदमी को मैं अगर वोट दूंगा
तो उससे मेरा मान सम्मान, मेरी जीवन, ये एक फॉल्स नोशन है, लेकिन पीपल टेक प्राइड इन दैट थिंग। तो एक जाति बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा बड़ा फैक्टर यहाँ ये है कि जो लोग जातियों से बचे हुए हैं, तो चूंकि अशिक्षा बहुत है, गरीबी बहुत है, तो ये जो धर्म का पोलराइजेशन है, तो जो जाति पर नहीं दे रहा वो धर्म के नाम पर दे रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर दे रहा है, राष्ट्रवाद के नाम पर दे रहा है, या राम मंदिर के नाम पर दे रहा है। तीसरा, चूंकि लालू जी का एक यहाँ बहुत बड़ा राजनीतिक प्रभाव रहा है, तो समाज का एक बड़ा वर्ग है, लालू जी का जो फिनोमेना है वो सिर्फ राजनीतिक फिनोमेना नहीं है, वो बहुत बड़ा सोशल फिनोमेना भी है। तो वो सत्ता में रहें या न रहें, समाज का एक बड़ा वर्ग है जिसने उस जंगल राज को देखा है, 15 साल झेला है, उसको लगता है कि चाहे गरीबी रहे, रोड न बने, न बन पाया कोई बात नहीं, बच्चे की पढ़ाई ठीक नहीं है, बाहर भेज के पढ़ा लेंगे, वो जंगल राज वापस नहीं लौटना चाहिए। तो एक बड़ा तबका ऐसा है जो लालू जी के डर से भाजपा को वोट करता है। और चौथा, जो हमारे मुसलमान लोग हैं, जिनकी दशा बिहार में दलितों के बाद सबसे ज़्यादा खराब है। ये जो 4 चीज़ों को जब तक हम लोग तोड़ेंगे नहीं, इससे निकलने का रास्ता लोगों को नहीं दिखेगा, तब तक लोगों को की सारी समझ और सारी समस्याओं की जानकारी होने के बाद भी लोग जाकर वोट इन्हीं 4 मुद्दों पर कर देते हैं। तो इनके पास विकल्प क्या है फिर? विकल्प, यही मैं कह रहा हूँ, उनको वो विश्वास दिलाने की बात है कि आप ये विकल्प बना सकते हो। लोग कई बार कहते हैं कि भाई आप पहले तो दूसरे नेताओं को मदद करते थे, सलाह देते थे, अब तो आप ये काम कर रहे हैं। मैं उनको बताता हूँ कि मैं काम वही कर रहा हूँ जो पहले कर रहा था। पहले मैं दलों को, नेताओं को बता रहा था कि आप किस तरीके से संगठित हो सकते हैं, किस तरह से अपना कैंपेन कर सकते हैं, किस तरह से चुनाव लड़ सकते हैं। अब वही काम मैं दलों और नेताओं के लिए नहीं, बिहार की जनता के लिए कर रहा हूँ। मैं समाज में जाकर लोगों को ये बता रहा हूँ कि आप में वो क्षमता है, आप में वो जज्बा है, आप में बुद्धि है, समझ है, अगर आप साथ में आएंगे तो आप विकल्प बना सकते हैं। अभी तो फिर से वो कास्ट सेंसस का हो गया, उसमें आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है? कोई चुनौती नहीं, ये दिल्ली में बैठी हुई मीडिया का भ्रम है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी परेशान है इससे? नहीं, अरे कोई नहीं परेशान है। भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी जाने, इसका असर चुनाव पे नहीं होगा? कोई असर नहीं होगा, आप बात को समझिए। कई बार लोग सीधे इसको मंडल के राजनीति से कंपेयर करते हैं। अभी सर्वे हुआ है, सर्वे में ये बताया गया कि कमोवेश वही स्थिति पिछड़े समाज की, दलित समाज की, मुस्लिम समाज की है जो 1990 में थी। लेकिन एक चीज़ जो सबसे बड़ा चेंज हो गया, जो आप लोग नहीं समझ रहे हैं या नहीं बात कर रहे हैं, कि 1990 के बाद से अगर इन वर्गों को हक नहीं मिला, उनको लाभ नहीं मिला, तो ये हकमारी किसने की? उस समय वो हकमारी का दोष सवर्णों पर था, आज ये हकमारी का दोष लालू और नीतीश पर है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि दलितों को भागीदारी नहीं मिली, अगर मुसलमानों को भागीदारी नहीं मिली, तो ये भागीदारी न देने वाले कौन हैं? लालू और नीतीश है। 32 साल से तो वो सत्ता में बैठे हैं। तो उनको ये बताना है कि भाई आपने जिन समाज के लोगों ने आपको वोट दिया, आपको ये इतना आगे बढ़ाया, जिस सामाजिक न्याय का आप ढिंढोरा पीट रहे हैं, आपने इन समाज के लोगों, आप तो ये खुद ही अपने बता रहे हैं कि हमने इस समाज के लिए कुछ नहीं किया। कोई ये पूछने वाला नहीं है कि लालू जी, नीतीश जी, आपकी अभी सरकार है, आपने किस मुसलमान को कौन सा बढ़िया विभाग दे दिया है, कितने मुसलमानों को आपने सरकार में भागीदारी दी है, कौन सा डिपार्टमेंट आपने किसी मुस्लिम या दलित समाज के बच्चे को नेता को दे दिया, किस अति पिछड़े समाज को आपने मंत्री बढ़िया बना दिया। बिहार सरकार का बजट है इस साल का 2,46,000 करोड़, और 60% जो बजट है उनके विभाग सिर्फ 2 व्यक्तियों के पास हैं, वो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। तो भाई, अगर किसी की हकमारी हुई है, जो कि दिख रहा है कि सर्वे में हकमारी दिख रही है, समाज का एक बड़ा वर्ग है जिसको कुछ नहीं मिला सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पर, तो ये हकमारी करने वाले लोग लालू और नीतीश हैं। आरक्षण की जो बात कही गई है, ऐसा है, आरक्षण की बात कही जा रही है, बिहार में 1.57% सरकारी नौकरी में लोग हैं। तो अगर आप 1.5% सरकारी नौकरियों में आरक्षण बढ़ा भी देते हैं, तो भी 98.5% लोग तो सरकारी नौकरी में हैं ही नहीं। उसकी ज़िंदगी कैसे सुधरेगी, ये भी तो बताओ। इसलिए इसका असर नहीं होगा। 1990 में जब ये बात बताई गई, तो लोगों को ये सब्जबाग दिखाया गया कि सिर्फ आरक्षण लागू हो जाने से तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। उसकी ज़िंदगी बदली नहीं। 30-35 वर्ष में कुछ हुआ नहीं। फ़र्क इतना ही हुआ कि पहले अगर 2-4 सवर्ण समाज के लोग राज कर रहे थे, अब वो ओबीसी समाज के लोग राज कर रहे हैं। आप जब भी एक पॉलिटिकल पार्टी को लॉन्च करेंगे,
आप कह रहे हैं कि आप नहीं चलाएंगे, जनता की वो पार्टी होगी। तो यहाँ जो इतने शार्क्स हैं पॉलिटिक्स में ऑलरेडी, जो दिग्गज लोग बैठे हुए हैं, वो आप कैसे चलने देंगे? देखिए, दो बातें हैं। पॉलिटिक्स में आप कितने बड़े भी दिग्गज हैं, कम से कम जो लोग मुझे जानते हैं उनको मालूम है कि ये बड़े बड़े दिग्गजों की जब नाव फंसती है, गाड़ी फंसती है, तो मेरे से राय विचार लोग करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि मुझे राजनीति की समझ नहीं है। और यहाँ सो कॉल्ड जो दिग्गज है, इनका करियर ख़त्म हो गया था, तो उसको फिर से नीतीश कुमार के करियर ही अगर हमने मदद नहीं की होती 15 में, तो अभी संन्यास लेकर कहीं बैठे होते। तो जो सत्ता में आदमी बैठता है उसको बहुत ज़्यादा ज़मीनी हकीकत का ज्ञान नहीं होता है। तो बिहार में लोग जो हैं वो गरीब हैं, अनपढ़ हो सकते हैं, उनको व्यापार की समझ नहीं हो सकती है, लेकिन उनको राजनीति की समझ बहुत अच्छी है और उनको ये मालूम है कि लड़ाई ये बहुत लंबी है, कठिन है। बिहार में जो आंकड़े हम लोग देख रहे हैं, 50% से ज़्यादा लोग, कटिंग अक्रॉस ऑल कास्ट एंड क्लास, 50% से ज़्यादा लोग ये मानते हैं आज कि बिहार में कुछ नया होना चाहिए, कोई नया विकल्प आना चाहिए, नया दल आना चाहिए। वो दल जन सुराज हो कि कोई दूसरा हो, उस पर विवाद हो सकता है। तो इसके लिए तो जन आंदोलन की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं, 25-30 साल में गांधी ने इस देश में सत्याग्रह को, अहिंसा को एक बड़े प्रभावशाली हथियार के तौर पर समाज में स्थापित किया, जिससे कि स्वतंत्रता मिलने में बहुत बड़ी जिसका योगदान है। तो जो काम हम लोग कर रहे हैं, ये जो आप हर जगह गांधी को देख रहे हैं, ये सिर्फ गांधी का पिक्चर नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कोई और 4 पिक्चर नहीं लगा सकते हैं। ये जो पूरी सोच है, ये गांधी, आज़ादी से पहले महात्मा गांधी की जो कांग्रेस थी, जो पॉलिटिकल व्यवस्था थी, उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास है, जिसमें विचारधारा के आधार पर, चाहे आप अंबेडकर को मानने वाले हैं, कम्युनिस्ट को मानने वाले हैं, समाजवाद को मानने वाले हैं, या गांधी के विचारधारा से प्रभावित हैं, इन चारों विचारधारा के लोगों को साथ में लाया जाए ताकि बिहार में एक बेहतर विकल्प बनाया जा सके। और जब विकल्प बने तो वो किसी एक व्यक्ति, एक जाति, एक परिवार का विकल्प ना हो, बल्कि इन चारों विचारधाराओं में यकीन करने वाले लोगों का एक सामंजस्य हो। तभी बिहार में एक ऐसी व्यवस्था बन सकती है जिसमें सुधार हो। बिहार को महाराष्ट्र और गुजरात के स्तर पे लाने के लिए कोई ऐसी आपकी प्लानिंग है, ऐसा कुछ है? बिहार को अगले 10 साल में अगर 28वें नंबर से उठ के 10वें नंबर तक भी पहुंचना है, देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल होना है, तो 3 चीज़ों में आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है। पहला है शिक्षा, दूसरा है पूंजी की उपलब्धता, स्वरोजगार, तीसरा है खेती को आमदनी की दिशा में। खेती जो बिहार में होती है, ये खाने की खेती है। आपने गांव देहात में सुना होगा कि लोग अपनी रोपनी करने, कटाई करने आते हैं और कमाने के लिए बाहर जाते हैं। मतलब खेती वो क्यों करने आते हैं? खेती इसलिए करने आते हैं ताकि बाल बच्चा का पेट भरता रहे। बिहार के बाहर के निवेशक या पूंजीपति निवेशकों को कोई आएंगे? जरूरत नहीं है। नहीं, मैं मेरा जो मॉडल है इसमें निवेशकों को कोई जरूरत नहीं है। पूंजीपति नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दुनिया भर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जरूरत है, लेकिन पूंजीपतियों के बड़े फैक्ट्री लगाने से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा। आप इटली चलिए, नॉर्वे चलिए, फिनलैंड को देख लो, जितने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। आप न्यूजीलैंड चलिए, न्यूजीलैंड में किसी एक बड़े कंपनी का नाम आप बता दीजिए, कोई नहीं जानता है। दे हैव वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस लाइफ। ऑस्ट्रेलिया में बता दीजिए। तो सिर्फ बड़ी कंपनियां, एक यहाँ चीनी मिल लगेगा तो मान लीजिए 4000 लोगों को नौकरी मिलेगी, लेकिन अगर 4 लाख लोगों को पूंजी मिल जाए तो हर आदमी कुछ ना कुछ रोजगार कर पाएगा। तो आई एम ए ग्रेट बिलीवर मैरिंग द एजुकेशन एंड स्किल्स विथ कैपिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, that will create jobs and jobs will lead to consumption. As the moment we start consuming more, अगर बिहार में ज़्यादा लोग कंज्यूम कर रहे हैं, 13 करोड़ लोग, तो अपने आप इंडस्ट्री विल कम नियरर टू वेयर द कंज्यूमर इज। अगर बिहार में सीमेंट की खपत बढ़ेगी तो सीमेंट कंपनियों को मजबूर होकर यहाँ सीमेंट कंपनी लगानी पड़ेगी। अगर चीनी हम लोग यहाँ कंज्यूम कर रहे हैं तो मजबूर होकर लोग चीनी यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे। 13 करोड़ लोग हैं, हमें ये करना है कि वो लोग उन प्रॉस्पेरिटी में ऊपर बढ़े। वो जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने आप होगा। आप यूएस में देख लीजिए, यूएस इकोनॉमी इंटायर 2/3 इकोनॉमी जीडीपी इज ऑल कंजम्पशन ड्रिवेन। तो बिहार में वे फॉरवर्ड, मैं फिर से कह रहा हूँ, रोजगार देने वाली शिक्षा, कमाई देने वाली खेती और नौकरी नहीं स्वरोजगार
देने वाली पूंजी, अगर इन 3 चीज को उपलब्ध करा दीजिए, बिहार में आप आमूल चूल परिवर्तन देखेंगे अगले 10 साल में।